हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कृष्णा एक बार फिर करंट अफेयर के इस सेशन में आपका स्वागत है। और 23 और 24 मई का करंट अफेयर है। जैसा कि आपको पिछला कल का करंट अफेयर नहीं मिल पाया होगा, दोनों कमेंट में मैंने डाल दिया इस सेशन में, है ना। आइए, पहला क्वेश्चन, चक्रवाती तूफान को 26-27 मई के बीच पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर दस्तक देने का अनुमान लगाया गया है, उसका नाम क्या है ना। आप करंट में अभी न्यूज़ समाचार में काफ़ी इसका हल्ला बोल चल रहा है, ठीक है ना, आपको पता होगा उसका नाम क्या है, यास है। अगर ये दस्तक दे दिया, यदि ये दस्तक दे दिया, अलाउंस है तो आएगा ही, अगर दस्तक दिया तो फिर करंट की सुर्खी में आएगा। क्या आएगा आप सुर्खी में कि बंगाल और उड़ीसा के तट पर 2021 में टकराने वाले तूफान का चक्रवात का क्या नाम था? आंसर क्या होगा? यास। यास याद रखिएगा, यास, ठीक है ना। चलिए, श्रेणी 5 के चक्रवाती तूफान में 26-27 मई के बीच पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर दस्तक देने का अनुमान लगाया गया। किसको? यास को। एक बार बनने के बाद चक्रवात का नाम यास रखा जाएगा। अगर ये बन जाएगा तो इसका नाम पहले से घोषणा हो चुका है। अगर ये चक्रवात आ गया, तट से टकरा गया, तो इसका नाम क्या रखा जाएगा? यास, है ना। यास अम्फान की तरह, याद होगा आपको, पिछले साल अम्फान आया था, उसी तट से टकराया था, काफी तबाही मचाया था उड़ीसा और बंगाल में, ठीक है ना। यही बोल रहा है कि यास अम्फान की तरह घातक होगा, जो पिछले साल मई में बंगाली खाड़ी में बना था, समझ गए। ओमान द्वारा नामित, जो ओमान देश है, उसका चक्रवात तूफान का नाम यास रखा है। एक चमेली जैसी पेड़ को संदर्भित करता है जिसमें अच्छी सुगंध होती है। वो बोल रहा है कि यास क्या है, तो कह रहा है ना, ओमान बता रहा है, ये जो देश उसको नाम दिया है तूफान चक्रवात का नाम, है ना। तो बोल रहा है कि एक चमेली जैसे पेड़ को संदर्भित करता है जिसमें अच्छी सुगंध होती है, इसी के नाम पर क्या रखा गया? उसका नाम यास रखा गया। खैर, ऐसे भी चक्रवात और तूफानों का नाम रखने का जो प्रक्रिया होता है, ज्योग्राफी में पढ़ना होगा आपको बढ़िया से उसके बारे में, ठीक है। ये देखिए, चक्रवातों के नामों के घूर्णी सूची विश्व मौसम विज्ञान संगठन बनाए रखा जाता है। इसमें प्रत्येक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए विशिष्ट नाम होती है। यदि कोई चक्रवात विशेष रूप से घातक होता है तो उसके नाम का कभी उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे अम्फान, अम्फान इतना घातक था कि अब कोई ऐसा घातक अगर और तूफान आता तो आप अम्फान नहीं रख सकते हैं, आप उसका कोई दूसरा नाम रखना पड़ेगा। बाकी कोई विशेष चीज़ नहीं है इसमें, है ना। रीड कर लीजिएगा आप लोग। हाँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट नहीं, वहाँ इंपॉर्टेंट है। क्या है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा, आंसर रखिएगा, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को, 23 मार्च 1950 को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सदस्य कौन है? डेविड ग्रिम्स, है ना। ये तीनों लाइन इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत बढ़िया है, बाकी आप पढ़ें चाहे ना पढ़े। देखिए, जो हम वन लाइनर बीच में लिखते हैं उसमें से जिस पर हम टिक कर दिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका उस पर विशेष ध्यान देना है। वो तो बीच की जानकारी जीएस के लिए हमने लिख दिया ताकि आप हो सकता है कि पढ़ लें, उसको याद कर लें, अलग बात है, लेकिन मेन आपका ये हिट करेगा क्वेश्चन एग्जाम के लिए। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिस्ट द पास्ट प्रेजेंट के लेखक कौन है? शिवशंकर सिंह, शिवशंकर सिंह मेनन, ठीक है ना, शिवशंकर मेनन। ये जो किताब है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट के लेखक कौन है? शिवशंकर मेनन। देखिए इनको, है ना, इनके बारे में प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार भी रह चुके थे। शिवशंकर मेनन इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक लिखी है। वह प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव भी रह चुके हैं, है ना। अपनी नवीनतम पुस्तक में भारत के अतीत, जो भारत की जो हमारी घटनाएं हैं, जो पीछे इतिहास बीत चुका है, कितना एक चुनौतीपूर्ण इतिहास था भारत का, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। उसमें अतीत के कई भू राजनीतिक तूफानों का सामना कैसे किया भारत, इसकी कहानी बताने के लिए इन चरणों को उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ में खोज रहे हैं इस किताब में। समझ गए बात को? यानी भारत के अतीत के बारे में उन्होंने इस किताब में बताया है। अगला क्वेश्चन, पुस्तक का नाम है नेहरू, तिब्बत और चीन। नेहरू, तिब्बत और चीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतार सिंह भसीन, इनके लिए कौन है? अवतार सिंह भसीन, समझ गए। पुस्तक का नाम है नेहरू, तिब्बत और चीन, पुस्तक के लिए अवतार सिंह भसीन। क्या है ये? देखिए, अवतार सिंह भसीन द्वारा लिखित एक पुस्तक का शीर्षक नेहरू, तिब्बत और चीन, वर्षों के गहन अभिलेखीय शोध पर आधारित पुस्तक। आकर्षक विस्तार से यह पुस्तक 1949 से लेकर 1962 में जो भारत और चीन के बीच विवाद था और आज भी सीमा विवाद है, उसी के बारे में उस युद्ध की घोषणा करते हुए उन्होंने इस किताब में वर्णन किया है। समझ गए बात को? 1949 से 62, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का शासनकाल था, भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का विश्लेषण करती ताकि इन ज्वलंत सवालों के जवाब तलाश जा सके। ये किताब में भारत और चीन की एक जो हमारा दोस्ती है, जो दुश्मनी है, सबका जिक्र करने का प्रयास उन्होंने किया है, ठीक है ना, जिसका नाम है भारत, तिब्बत और चीन। अब देखिए, 1 अक्टूबर 1949 को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अस्तित्व में आया और एशियाई इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। समझ गए बात को? सत्ता राष्ट्रवादी कुओमितांग सरकार के हाथों से माओ तेसुंग के नेतृत्व वाली चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में चला गया, ठीक है ना। ये इतिहास था किसका? भारत, तिब्बत और चीन इतिहास था। अचानक यह न केवल
मुखर चीन था, इससे भारत को निपटना था, बल्कि तिब्बत में एक जटिल स्थिति भी थी जो चीन के दबाव में थी। जाहिर है नव स्वतंत्र भारत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने के नेतृत्व में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। ये सब कॉमन बातें हैं जो कि बताया गया है कि रियल में भारत तिब्बत चीन विवाद क्या था, इसके बारे में थोड़ा जिक्र किया गया इस किताब में। इसके बाद 1949 से 1962 तक के बारे में सब कुछ बताया गया इस किताब में, ठीक है ना। आगे देखिए, बाकी कुछ रीडिंग करने वाला बात है, आपके लिए नोट किया गया है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 से खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपेन, ठीक है ना। मैक्स वर्स्टैपेन ने इस किताब को जीता है, मोनाको। इस बार लुइस हैमिल्टन का नंबर नहीं है, क्यों देख लीजिए। रेड बुल मैक्स वर्स्टैपेन ने पहली बार मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है, पहली बार जीता है। लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 चैंपियन की बढ़त हासिल की, लेकिन जीत नहीं पाए। फेरारी के कार्लोस जैन जूनियर दूसरे स्थान पर है, मतलब फेरारी टीम के कार्लोस जैन जूनियर को इन्होंने कौन हराया? मैक्स वर्स्टैपेन ने इसको हराया, ठीक है ना। किसको? कार्लोस जैन जूनियर को हरा करके ये खिताब अपने नाम जीता है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? समझ गए बात को आराम से। अब देखिए, बाकी कुछ है नहीं इसके बारे में। 12वीं जीत थी उनके बारे की, 12वीं जीत है इनका, है ना। इसके बाद 7 बार के विश्व चैंपियन, आमतौर पर अति विश्वसनीय मर्सिडीज टीम के लिए खराब दिन रहे, 7वें स्थान पर रहे, मतलब कि लुइस हैमिल्टन इसको इस टीम में 7वें स्थान पर रहे, उनका दिन काफी खराब था। ये देखिए, एंटियन ग्लिचिंग पुरस्कार किस देश की हॉकी जीता है ना। आंसर क्या होगा? भारत। एंटियन ग्लिचिंग पुरस्कार किस देश की हॉकी ने जीता है? आंसर क्या होगा? भारत। देखिए इसके बारे में और, हॉकी इंडिया ने देश में खेल में वृद्धि विकास में योगदान देने के लिए प्रतिष्ठित एंटियन ग्लिचिंग पुरस्कार जीता है, ठीक है, समझ गए ना। यानी भारत का हॉकी संस्था जो है इस अवार्ड को जीता है। हॉकी इनवाइट्स वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान खेल के शासी निकाय FIH द्वारा पुरस्कारों की घोषणा की गई। यह उनकी 47वीं FIH कांग्रेस का हिस्सा था। और बाकी आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रीड कर लीजिएगा एक बार, है ना। उसमें और सारे पुरस्कार मिले, जैसे पब्लो निग्रे पुरस्कार उज्बेकिस्तान को मिला, है ना। थियो इकेमा पुरस्कार पोलिश हॉकी संघ को मिला। HRH सुल्तान अल्जान शाह पुरस्कार न्यूजीलैंड के मिला। और इसके बाद गुस्ट लाथोवर्स मेमोरियल ट्रॉफी इवानो मकर को मिला, ठीक है ना। तो ये सब कॉमन बातें हैं जो कि आपको जानना चाहिए। एक दो बार रीडिंग करिए, और जो चीज़ इसमें से खास लगता है उसको हम टिक मार देते हैं, ठीक है ना, याद करिए आप। भारतीय मुक्केबाजी के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? OP भारद्वाज। देखिए, भारतीय मुक्केबाजी संघ के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार इनको मिला हुआ था। पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल में गुर के क्षेत्र में दिया था, ठीक है ना। तो इनका निधन हो चुका है। क्या बोल रहे हैं इनके बारे में? भारतीय मुक्केबाजी संघ के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को OP भारद्वाज का निधन हो गया। पहले आपको पता हो जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, ये भी इनका भी संबंध थोड़ा बहुत मतलब मुक्केबाजी से था। तब मुक्केबाजी का कोच ना राहुल गांधी ने भी इन्हीं से लिया था। उन्होंने भालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती और ओम नाम्बियार के साथ संयुक्त रूप से कोचिंग के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया था। जब इन्हें 1985 में पेश किया गया था। भारद्वाज 1968 से 1989 तक भारत के राष्ट्रीय मुक्केबाजी कोच थे। उन्होंने राष्ट्रीय चयनकर्ता के रूप में भी काम किया था। वह पटियाला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इंडिया में खेल के पहले मुख्य प्रशिक्षक के रूप में काम करते थे, है ना। 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार किस प्रकृतिवादी को मिला है? जैन गुडाल को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसको मिला? किस प्रकृतिवादी को? जैन गुडाल को मिला हुआ है। प्रकृतिवादी जैन गुडाल जानवरों की बुद्धि और मानवता पर उनके जीवन के काम की मान्यता में टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 के विजेता के रूप में घोषित किया गया, ठीक है ना। गुडाल मतलब प्रकृतिवादी का मतलब कवर आपको समझा चुके हैं, जो प्रकृति के साथ प्रेम करता है, जीव जंतु जानवर पशु पक्षी के साथ उनकी मानवता को जानता है, बस वही है और कुछ भी नहीं। हाँ, और इसके बारे में और, गुडाल ने 1960 के दशक से तंजानिया में चिंपैंजी के अपने अभूतपूर्व अध्ययन पर अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा बनाई थी। टेम्पल्टन पुरस्कार एक जीवित व्यक्ति को दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है, ठीक है। इसके बारे में बताया गया जो कि अनुमान में जिसकी अनुकरणीय उपलब्धि सर जॉन टेम्पल्टन की परोपकारी दृष्टि को आगे बढ़ाती है। बाकी कुछ भी नहीं विशेष। टेम्पल्टन पुरस्कार के बारे में स्थापना हुआ था 1973 ईस्वी में और फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उसी खुद फाउंडेशन है वो। पुरस्कार $1.1 मिलियन मिलता है इसमें। वर्तमान में फ्रांसिस कॉलिंस द्वारा किया जाता है। जीवन के आध्यात्मिक आयाम की चाहे अंतर्दृष्टि खोज या व्यवहारिक कार्यों के माध्यम से पुष्टि करने के उत्कृष्ट योगदान के लिए मिलता है ये पुरस्कार। खाली ये लाइन याद रखिएगा। अक्टूबर 2022 में फीफा अंडर 17 बोल रहा है महिला विश्व कप का आयोजन कौन देश करेगा? भारत। 2022 में जो 17 साल के अंदर महिलाओं का विश्व कप फुटबॉल होगा उसका आयोजन कौन देश करने वाला है? भारत करने वाला है, याद रखिएगा इस चीज को। फीफा काउंसिल ने 21 मई को कहा है कि जो अंडर 17 महिला विश्व कप अगले साल 11 से 21 अक्टूबर तक भारत में होगा, है ना। और इसके बाद भारत को 2020-17 विश्व कप की मेजबानी करनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से रद्द हो गया था। इससे पहले 21 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।
फीफा परिषद ने भारत में 2022 अंडर 17 विश्व कप की तारीखों सहित अंतर्राष्ट्रीय मैच कैलेंडर के लिए भी मुक्त तिथि की मंजूरी दी है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, छोड़िए उधर। फीफा के अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। स्थापना 21 मई 1904 को, मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना, बाकी मत पढ़िएगा, कोई मतलब नहीं है आपको। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। फिर मिलते हैं कल, थैंक यू, बाय बाय।